उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी और शरद पवार एक मंच पर, और इस तस्वीर से जबरदस्त चिंता है अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, क्योंकि बार बार जनता को यह बतलाने का प्रयास किया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी में ऑल इज नॉट वेल, मगर एक मंच पर उद्धव और राहुल और शरद पवार ने आके बतला दिया है कि वो महायुति का मुकाबला करने जा रहे हैं, गंभीरता से करने जा रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत बहुत दिलचस्प हो गई है। दोस्तों, इस वक्त कोई दावा नहीं कर सकता कि कौन जीत रहा है, युति जीत रही है या अघाड़ी जीत रहा है। और जो यूट्यूबर्स या जो पत्रकार आपसे कह रहे हैं कि अघाड़ी जीतने जा रहा है, उन पर विश्वास नहीं कीजिए। आप जानते वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतने वाली है, मगर आपके सामने नतीजे थे। मगर आज यह कहा जा सकता है कि सियासत का पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंत बिस्वा शर्मा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जहरीले बयान दे रहे हैं, लोगों को बांटने वाले बयान दे रहे हैं। और ऐसे मौके पर राहुल और उद्धव दोनों एक मंच पर दिखाई देते हैं अपनी 5 गारंटियों के साथ। बड़ा सवाल यह दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हैं? यह सवाल बार बार किया जा रहा है। उनके इस दावे को कुछ हद तक झटका लगा है, खासतौर से लोकसभा में जिस तरह से उद्धव सेना का कमजोर प्रदर्शन था कांग्रेस और एनसीपी के मुकाबले। मगर कल उस मंच पर राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे आते हैं और बेरोजगारों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति महीना देंगे। क्या कह रहे हैं उद्धव, आइए सुनते हैं। पण बेरोजगार तरुणांना दर महिन्याला आपण 4,000 रुपयांची मदत करणार आहोत। 4,000 रुपये। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने प्रदेश की जनता के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया था, और कल 5 गारंटियों का ऐलान महाविकास अघाड़ी ने किया। वो क्या क्या गारंटियां हैं आपके स्क्रीन पर। महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। साथ ही महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त बस यात्रा भी होगी। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। साथ ही समय पर ऋण चुकाने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, जिसमें 50% आरक्षण सीमा को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाइयों की गारंटी दी जाएगी। और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए प्रति महीने की वित्तीय सहायता का वादा किया गया है। दोस्तों, आपको तीसरे पहलू पर गौर करना पड़ेगा, जातीय जनगणना। राहुल गांधी लगातार इन 2 मुद्दों पर जोर दे रहे हैं कि किस तरह से अंबेडकर के संविधान को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच की तरफ से खतरा है, और दूसरी तरफ जातीय जनगणना, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद ही पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए बड़ी बड़ी नौकरियों में रास्ते खुलेंगे। यह बात बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, और उन्होंने महालक्ष्मी योजना उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया। और इसके जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र की जो औरतें हैं उनको अपील कर रहे हैं। सुनिए महालक्ष्मी योजना के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा। महालक्ष्मी योजना 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट 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 नजर जाएगा। और जब महाराष्ट्र की महिलाएं महाराष्ट्र में बस में कहीं जाएंगी तो उन्हें बस टिकट खरीदने के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, फ्री में जाएंगी। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट,
सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। बाबा साहब अंबेडकर की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की है और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं का हवाला दिया था कि ये लोग संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं अगर इन्हें 400 सीटें मिल गई। राहुल गांधी का दांव महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में बहुत कारगर साबित हुआ था और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक बार फिर उन्होंने अंबेडकर के संविधान का जिक्र किया है। बकौल राहुल गांधी, अंबेडकर का संविधान है जो न्याय की नींव है और बीजेपी और आरएसएस की सोच इसे खत्म कर देना चाहते हैं। राहुल गांधी, लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं, छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि न सिर्फ संविधान को कुचला जा रहा है बल्कि कुचलने के कई तरीके हैं। एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए, और इन तमाम एजेंसीज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है, विपक्ष की सरकारों को गिराया जाता है। और मिसाल थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार। साम दाम दंड भेद, पैसे और एजेंसीज के डर के चलते उस सरकार को गिरा दिया गया। राहुल के दिल में उस बात का दर्द, उस बात की कसक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर सरकार गिराते हैं। आप याद रखिए कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार, आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, इंडिया गठबंधन की सरकार थी, और उस सरकार को चोरी कर पैसा देकर हटाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 2-3 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। और जैसा कि 5 गारंटियों में जिक्र है, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का जिक्र किया। वो पूछ रहे हैं कि भाजपा इससे डरती क्यों है, आखिर क्यों उन पर अनर्गल हमले किए जाते हैं। आपको याद है लोकसभा में क्या हुआ था, जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिस व्यक्ति की जाति का नहीं पता वो जातीय जनगणना की बात करता है। आज राहुल ने अपने उसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दोनों प्रदेशों में हमने जाति जनगणना का काम शुरू कर दिया है और तेलंगाना में हमने एक ऐतिहासिक कदम लिया। ऐतिहासिक कदम, पहले सर्वे
बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे। मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। राहुल ने भी कहा कि इस देश में एक सोच जो है वो सब पर लागू नहीं हो सकती। बकौल राहुल गांधी, आरएसएस और बीजेपी का यही काम तमाम शिक्षण संस्थानों में है, जहां उन्होंने अपनी पसंद के वाइस चांसलर्स जो हैं उन्हें नियुक्त कर दिया है और पूरी देश पर एक सोच लागू करना चाहते हैं जो स्वीकार्य नहीं है और हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। किस तरह से राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस की इस रग पर, इस मुद्दे पर हमला करते हैं, सुनते हैं। हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी है, शिक्षा का सिस्टम है, स्वास्थ्य का सिस्टम है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एक पार्टी को, एक विचारधारा को अपने लोग हिंदुस्तान की हर संस्था में डालने हैं। यह इंडिया गठबंधन कभी नहीं करता है। आप देखिए, आज देश में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाली है। उस लिस्ट में आपको मेरिट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्वालिफिकेशन सिर्फ आरएसएस की मेंबरशिप का है। वाइस चांसलर बनना है, आरएसएस की मेंबरशिप लीजिए। साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आरएसएस के हो, सीधा आपको उसमें जगह मिलेगी। और ये एक संस्था के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ हो रहा है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि जहां तक महाविकास अघाड़ी की बात है, सीटों के बंटवारे को लेकर जितने मतभेद थे लगभग दूर हो गए हैं। यही नहीं, बीजेपी गठबंधन में भी सीटों के बंटवारे को लेकर जितने मतभेद थे वो दूर हो गए हैं। मगर कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मसलन नवाब मलिक का मैदान में होना, जो अजीत पवार के साथ हैं और अजीत पवार भाजपा के साथ हैं। याद कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से नवाब मलिक पर हमला किया था। यह बताया था कि उनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल, इनके रिश्ते इकबाल मिर्ची के साथ हैं, ऐसा भाजपा दावा करती थी। मगर आज की तारीख में प्रफुल्ल पटेल भी भाजपा की गोद में। आपकी स्क्रीन पर अशोक चव्हाण, याद कीजिएगा दोस्तों, अशोक चव्हाण के बारे में प्रधानमंत्री ने स्वयं रैली में कहा था, क्या कहा था, कि इन्होंने हमारे सैनिकों का अपमान किया है आदर्श हाउसिंग घोटाला करके। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार में घिरे तमाम नेता, चाहे अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, नारायण राणे हो, यहां तक कि एकनाथ शिंदे के जो विधायकों के आधे दर्जन से ज्यादा विधायक हों, वो सब भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हुए हैं। मगर आज वो भाजपा की गोद में हैं, उन पर कोई एजेंसी जो है वो दबिश नहीं डालती।
अघाड़ी इस मुद्दे को जनता तक पहुंचा रही है। और इन सवालों का जवाब भाजपा गठबंधन के पास नहीं है, क्योंकि ये वही भाजपा है जो अजीत पवार के बारे में कहती थी कि एक बार हम सत्ता में आ गए तो चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। हां, और अब शोले का एक और डायलॉग यहां पर लागू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो चक्की पीसिंग पीसिंग वाला है डायलॉग, वो धर्मेंद्र का डायलॉग शोले का था। अब इसी फिल्म में शोले में एक और डायलॉग था जो गब्बर सिंह मारता है कि बहुत याराना लगता है। जी हां, अब वही याराना देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार में है, तमाम मतभेद, तमाम अंतर विरोधों के बावजूद। इसलिए यह लड़ाई दिलचस्प हो जाती है। यह लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि 3 महीने पहले भाजपा गठबंधन साफ हो गई थी। लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन, मगर गुजरते वक्त के साथ एकनाथ शिंदे सामने आए। एकनाथ शिंदे, जिन्हें एक कठपुतली सीएम बताया जा रहा था, मगर आज की तारीख में वो अपने गठबंधन के तुरुप के पत्ते हैं, सबसे मुखर, सबसे बड़ा चेहरा है। अब उन्हें कोई नहीं छू सकता। तो कहने का अर्थ साफ है, एकनाथ शिंदे पिछले कुछ दिनों से गठबंधन के लिए एक के बाद एक बड़ा काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी छवि के जरिए भाजपा गठबंधन को दोबारा फाइट में ला दिया है। इसलिए मैंने कहा कार्यक्रम की शुरुआत में, इस वक्त कोई दावा नहीं कर सकता कि जीत कौन रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं दोस्तों, मैं अपने मंच पर कभी भी कोई जीत की भविष्यवाणी नहीं करता। यह मेरा काम नहीं है किसे जिताना है, यह आपका काम है। मैं आपके सामने तथ्य लाता हूं, उन लोगों से सवाल करता हूं जो सवालों से बचते हैं, सवालों के एवज में एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, उन डरपोकों को कटघरे में रखने का काम करता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।